हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कुमार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में जिस टॉपिक पर चर्चा होने वाली है उस टॉपिक का नाम है विकास के लिए सिद्धांत। यानी इस सेशन में विकास के सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वृद्धि और विकास के अंतर को पढ़ लिया था और इस सेशन में विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विकास के लिए सिद्धांत, थ्योरी फॉर डेवलपमेंट। पहला जो है निरंतरता का सिद्धांत। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी नहीं रुकता है, मृत्यु तक चलता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब से वह कुछ ना कुछ सीखते रहता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है। व्यक्तिगत का सिद्धांत। प्रत्येक बालक का विकास दूसरों से अलग होता है, अपने ढंग का होता है। यानी दुनिया में जितने भी बालक हैं सबका विकास जो है अलग अलग तरीके से होता है, अपने ढंग से होता है। किसी का विकास एक जैसा नहीं होता है, बल्कि सबका अपने अपने तरीके से होता है। जैसे आप समझिए, जैसे कोई लड़का ऐसा होगा जो इस वीडियो को देख रहा होगा, एक बार में ही सब कुछ समझ जाएगा। कोई बच्चा ऐसा भी होगा कि जो इस वीडियो को देख रहा है वो दोबारा इस वीडियो को देखेगा समझने के लिए, यानी वो 2 बार में समझेगा। कोई जो है एक ही बार में समझ जाता है। यानी जी किसी की कैप्चर करने का जो पावर है वो ज़्यादा होती है, तो किसी को कैप्चर करने का पावर कम होता है। कोई जल्दी समझ जाता है, कोई थोड़ी देर से समझता है। तो सबका विकास जो है अपने अपने तरीके से होता है। दुनिया में कोई भी एक जैसा दुनिया में एक जैसा व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। सब जो है अपने में यूनिक हैं। सभी के सभी बच्चे यूनिक होते हैं। हमारे जो अंगूठा का निशान है या 5 उंगली का निशान है, हमारा निशान किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल सकता। हमारे उंगली का निशान किसी दूसरे व्यक्ति के उंगली के निशान से नहीं मिल सकता। हमारे जीभ पे जो लाइनें होती है वो लाइनें भी किसी और की नहीं हो सकती। कहने का मतलब है हर किसी का अपना अपना होता है, अपने अपने तरीके से विकास होता है। अगला सिद्धांत है परिमार्जिता का सिद्धांत। विकास को सुधारा जा सकता है, इसे बदला या रोका नहीं जा सकता है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जब तक वहाँ से वो सीखना शुरू करता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है। चाहे वो पॉजिटिव सीखता है चाहे वो निगेटिव सीखता है, लेकिन कुछ ना कुछ सीखता है। अगर वो पॉजिटिव सीख रहा है तब तो सही है, लेकिन अगर वो निगेटिव कोई चीज़ सीख रहा है तो देखिए क्या होगा, कोई बड़ा व्यक्ति या उसको गाइड कर सकता है, यानी उसको निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मोड़ सकता है, उसके विकास को सुधार सकता है, उससे बदल या रोक नहीं सकता। इसका एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि आपके घर के सामने एक पार्क है। अगर पार्क में आप देखिएगा बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उसके बाद बहुत सारे घास भी होते हैं। अगर घास को छोड़ दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद घास बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। तो माली क्या करता है, उस घास की कटिंग करते रहता है, यानी कि उसको क्या है बहुत ज़्यादा सजा के रखता है। अगर छोड़ देगा तो क्या विकास रुकेगा? नहीं रुकेगा, बल्कि वो घास जामेगा ही जामेगा और जंगल की तरह हो जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, हम सुधार सकते हैं। उसको कैंची से काट के माली क्या करता है, बराबर बना के बहुत सुंदर बना के रखता है। तो क्या हो रहा है, विकास को आप सुधार सकते हैं, उसे बदल या रोक नहीं सकते। क्या एक बेल का पेड़ होता है। बेल का पेड़ देखिएगा, जब आप बेल का पेड़ लगाते हैं तो जब उसे बेल का पेड़ जो है इधर उधर सरकने लगता है, तो बेल के पेड़ को हम रस्सी से खींच के ऊपर की तरफ या किसी डंडे के सहारे सीधा करते हैं ताकि वो जो है पेड़ का विकास एक सही दिशा में हो सके। अगला है समान प्रतिरूप का सिद्धांत। बच्चों का विकास मानव की तरह ही होगा, चाहे वह किसी भी देश जाति धर्म से हो। कहने का मतलब है यह सिद्धांत कहता है कि अगर कोई भी चीज़ है वो अपने जाति के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे कोई अगर मनुष्य है तो वो अपने मनुष्य जाति का अनुसरण करता है। अगर कोई हाथी है, कोई जानवर है तो वो उस जानवर का अनुसरण करता है, जानवर के प्रतिरूप का अनुसरण करता है। जैसे अगर कोई मनुष्य है तो उसका विकास एक मनुष्य की तरह ही होगा, चाहे वह किसी भी देश से बिलोंग करता हो, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी देश से बिलोंग करता हो, लेकिन उसका विकास जो है एक मनुष्य की तरह ही होगा। कोई अगर अफ्रीका में, कोई यूरोप में है तो उसके भी 2 ही हाथ होंगे, 2 कान होंगे। अगर कोई इंडिया में पैदा लेता है तो उसके भी 2 हाथ होंगे, 2 कान होंगे। यानी कि अगर कोई पिछड़ा बालक है, पिछड़ा वर्ग का बालक है तो उसका भी विकास एक मनुष्य की तरह होगा। यानी चाहे अगर मान लीजिए किसी हाथी को हम ले लें तो हाथी जो है, हाथी क्या है, हाथी का विकास एक हाथी की तरह ही होगा। अगर कोई हम दूसरा जानवर ले लें तो उसका भी विकास उस जानवर की तरह होगा। यानी कोई भी चीज़ जो होगी वो अपने जाति के प्रतिरूप का अनुसरण करती है। यही होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है।
विकास जो है जनरल टू स्पेसिफिक होता है। जैसे कोई भी एक छोटा बालक है, सबसे पहले वो बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, अंत में वो दौड़ना सीखता है। तो क्या हो रहा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले कोई दौड़ना सीख गया फिर चलना सीख गया, ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। जैसे कोई टीचर ही पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को क्या सिखाते हैं, पहले छोटी छोटी आसान चीज़ें सिखाते हैं ताकि उसके बाद कठिन चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं, ताकि बच्चों के अंदर एक रुचि पैदा की जा सके। तो ये जो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चे को मुझे गणित सिखाना है, तो सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं उसे हम काउंटिंग सिखाएंगे, फिर पहाड़ा सिखाएंगे, बाद में जोड़ घटाव सिखाएंगे। तो क्या हो रहा है, मतलब कि हमको क्या करना है, जीरो से लेकर चलना है। सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। परनिर्भरता से आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। प्रारंभ में बालक दूसरों पर निर्भर होते हैं, धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं। देखिएगा जब छोटा छोटा बालक होता है उस देखिएगा शुरुआत समय में प्रारंभ में वह जो है दूसरों पर निर्भर होता है। खाना देखिएगा छोटे बच्चों को उसकी माँ खाना खिलाती है, माँ ही उसे नहलाती भी है, उसे स्कूल भी कोई दूसरा आदमी, माँ ही उसे स्कूल भी छोड़ने जाती है। लेकिन जैसे जैसे ही वो बड़ा होता है खुद से नहाने लगता है, खुद से खाना खाने लगता है, खुद से ही स्कूल जाने लगता है। तो क्या हो रहा है, शुरू में तो वो दूसरे पर निर्भर होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो खुद पे निर्भर होने लगता है। अहम केंद्रिता से पर केंद्रिता का सिद्धांत। प्रारंभ में बालक जो है सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन धीरे धीरे वह दूसरों की भावनाओं को भी समझने लगता है। देखिएगा शुरुआती समय में बालक जो है दूसरों के प्रति सीमित होता है, दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचता, वह खुद के बारे में ही सोचता है, खुद को राजा समझता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो दूसरों की भावनाओं को भी समझने लगता है। आपने देखा होगा कभी कोई छोटा सा बच्चा है तो किसी भी चीज़ के लिए वो जिद मचाने लगता है। जैसे उसे अगर चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट अगर वो मांग दिया तो फिर वो जिद मचाने लगता है, आपको चॉकलेट उसे देना ही पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, जिद मचाने लगता है। वो नहीं समझता कि आप जो है उस चॉकलेट को खरीद पाने लायक हैं भी नहीं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो जो है चीज़ों को समझने लगेगा, दूसरों की भावनाओं को समझने लगेगा कि हाँ हमारे माता पिता हैं, तो क्या मतलब किसी भी चीज़ को अगर बच्चा डिमांड करता है तो इस बात को समझ सकता है कि हमारे माता पिता उसे खरीद सकते हैं। नहीं, कोई बच्चा है अगर दो छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चे को अगर आप गोद में ले लेते हैं तो दूसरा बच्चा शोर मचाने लगता है, जिद करने लगता है कि उसे भी गोद में आप लीजिए। जब तक आप उसे गोद में नहीं लीजिएगा तब तक वो चुप नहीं रहने वाला। तो क्या हो रहा है, मतलब शुरू में तो अहम केंद्रित है, लेकिन बाद में वो पर केंद्रित होने लगता है, बाद में वो दूसरों की भावनाओं को भी समझने लगता है। चक्रीय प्रगति का सिद्धांत। विकास जो है कभी मंद गति से तो कभी तेज गति से चलता है। विकास जो है चक्रीय रूप से होता है। विकास कभी भी सरल रेखीय नहीं होता, विकास कभी भी एक जैसा नहीं चलता। विकास जो है कभी मंद गति से चलेगा तो कभी तेज गति से चलेगा, यानी विकास जो है चक्रीय रूप से चलता है। विकास जो है कभी भी सरल रेखीय नहीं होता है, बल्कि विकास जो है हमेशा चक्रीय रूप से चलता है। देखिएगा मान लीजिए कि सीटेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी कोई फॉर्म नहीं है, आप आराम से तैयारी कर रहे हैं। तो आप जब तैयारी कीजिएगा तो देखिएगा आप आराम से तैयारी करें, कभी आपकी रुचि में कमी आती है तो आप जो है सीखना आप धीरे धीरे, कभी कभी रुचि कमी होगी तो मंद गति हो गया, लेकिन जैसे ही परीक्षा का फॉर्म आएगा, फॉर्म भराने लगेगा तो आपकी गति तेज हो जाएगी। फिर परीक्षा का फॉर्म भरा गया, फिर आप पढ़ रहे हैं, फिर आपको बीच में क्या होगा, मंद गति हो जाएगा, आप धीरे धीरे कोई भी चीज़ को सीखने लगेंगे, यानी कि आपकी थोड़ा सा रुचि कम हो रही है। फिर जैसे ही परीक्षा का डेट नज़दीक आएगा, आपको लगेगा 3-4 महीना लेट है, देखिएगा आपको लगेगा 3-4 महीना पर एग्ज़ाम लेट है, तो आप जो है मतलब स्लोली एकदम तैयारी करना है। जैसे ही परीक्षा की तिथि नज़दीक आएगी आपका जो है सीखने की गति तेज हो जाएगी। फिर मान लीजिए आप सीख रहे हैं, फिर से मान लीजिए रुचि में कमी आती है, फिर आप जो बढ़ जाते हैं, फिर आपके सीखने की गति तेज हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, विकास जो कभी भी सरल गति से नहीं चलता है, बल्कि विकास हमेशा चक्रीय रूप से चलता है। जैसे आप कोई भी चीज़ अगर सीख रहे हैं या सीटेट एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हैं तो कभी आपको लगेगा कभी आप तेज़ गति से सीखेंगे, कभी आप मंद गति से सीखेंगे। मान लीजिए कभी आपकी रुचि कम होगी, कभी रुचि ज़्यादा होगी, कभी रुचि कम होगी, कभी रुचि ज़्यादा होगी। परीक्षा फॉर्म आएगा तो आपकी सीखने की गति तेज हो जाएगी, फिर आप स्लो हो जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही परीक्षा की तिथि नज़दीक आने लगेगी तो फिर आपके सीखने की गति तेज हो जाएगी। ऐसे ही जो है सीखने की गति कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है, यही होता है। संचयी एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। इसमें विकास जो है जुड़ता रहता है। गुण और अवगुण यदि हमारे अंदर हैं तो वह जो है ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसकी पुनरावृत्ति होती है।
संचयी और पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर हमारे अंदर कोई भी गुण है या अवगुण है तो कभी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे आप इस तरीके से समझिए, जैसे आपने क्या किया, एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनको सड़क पार करने में कठिनाई हो रही थी, तो आपने क्या किया, उन्हें सड़क पार करा दिया। सड़क पार कराने के बाद उस वृद्ध व्यक्ति ने आपको मान लीजिए कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। अब आपके मन में मतलब एक भावना बन जाती है कि यार मैं तो इनकी मदद किया और ये मुझे ही उल्टा बोल रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि अब अगली बार मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद आपके सामने अगर वैसी परिस्थिति आती है तो आप खुद को रोक नहीं पाते, बल्कि आप मदद करने के लिए चले ही जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि आपके गुण और अवगुण जो है कभी खत्म नहीं होता, बल्कि इसकी क्या होता है, रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती रहती है। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अनुक्रिया का सिद्धांत। विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का परिमाण है, योगफल का नहीं। वंशानुक्रम जो है विकास की सीमा प्रदान करता है, वातावरण उसी सीमा में रहकर विकास के अवसर प्रदान करता है। देखिए विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का परिणाम है, योगफल का नहीं। देखिए वंशानुक्रम जो हमारे माता पिता से हमें मिलता है, और वातावरण जो है जो हमारे आसपास का वातावरण जिस प्रकार से होता है, इन दोनों अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाती है तो व्यक्ति का विकास जो है तेज गति से होने लगता है। जैसे आप समझिए, मान लीजिए आपको IQ लेवल, यहाँ देखिएगा, वंशानुक्रम विकास की सीमा प्रदान करता है। मान लीजिए माता पिता से आपको IQ लेवल जो है 110 मिला, मान लीजिए आपको IQ लेवल जो है 110 मिला, ये IQ लेवल आपका बदल नहीं सकता, ये वंशानुक्रम है। अब जो है मान लीजिए वातावरण उसी सीमा में रहकर विकास का अवसर प्रदान करता है। वातावरण जो है ये विकास का अवसर प्रदान करता है, यानी आपका IQ लेवल 110 है। अब जो है आपको वंशानुक्रम से आपको माता पिता से आपको IQ लेवल 110 मिला है। अब मान लीजिए आप जो है अपने IQ लेवल का इस्तेमाल किस जगह पे करते हैं, निगेटिव चीज़ों में करते हैं कि पॉजिटिव चीज़ों में करते हैं, ये आपका वातावरण डिसाइड करता है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों में कर रहे हैं तब तो सही है, निगेटिव चीज़ों में कर रहे हैं तो फिर आपका विकास जो है निगेटिव तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए आपका IQ लेवल 110 है, अब आप जो है ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, तो आप उस IQ लेवल का इस्तेमाल पढ़ाई लिखाई में करते हैं। आप मान लीजिए डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। अब जो है मान लीजिए आपका IQ लेवल 110 वंशानुक्रम आपके माता पिता से मिला है, और आप जो है ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे चोर डाकुओं का माहौल है, यानी चोरी होती है, वहाँ पे चोर बहुत सारे रहते हैं। तो अब क्या होगा, आप जो उस IQ लेवल जो आपको 110 मिला है उसका आप इस्तेमाल चोरी करने में लगाएंगे, तो आपका विकास मतलब उस तरीके से होगा, मतलब निगेटिव तरीके में आपका विकास होने लगेगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं विकास जो है क्या है, तो विकास वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का परिणाम है, योगफल का नहीं, ध्यान रखिएगा। अगला सिद्धांत है निश्चित एवं पूर्व कथनीय का विकास। देखिए निश्चित एवं पूर्व कथनीय का विकास, पूर्व कथनीय कहने का मतलब जिस चीज़ की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी बालक को देखकर हम भविष्यवाणी कर देते हैं। अगर हम देखते हैं कि बालक जो है शुरू में पढ़ने लिखने में अच्छा है तो हम लोग बोल देते हैं कि आगे भी उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। हम देखते हैं कि शुरू में उसका व्यवहार अच्छा है तो हम बोलते हैं कि ये लड़का जो है आगे चलकर कुछ अच्छा ही करेगा। ये क्या कर रहे हैं, हम जो है पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर दे रहे हैं, प्रेडिक्ट कर दे रहे हैं, प्रेडिक्शन जिसमें कर दिया जाता है। तो देखिएगा इसके अंतर्गत दो सिद्धांत आते हैं, पहला है मस्त बोधमुखी, दूसरा है निकट दूर। देखिए मस्त बोधमुखी क्या है, तो जो विकास जो होता है वो मस्तिष्क से पैर की तरफ चलता है, यानी विकास जो है सबसे पहले मस्तिष्क का होता है और उसके बाद धीरे धीरे नीचे टॉप टू बॉटम चलता है, यानी ऊपर से नीचे हमारा विकास चलता है। और पैर की उंगलियों का जो विकास है वो सबसे बाद में होता है, क्योंकि पैर की उंगली हमारी सबसे नीचे है तो इसीलिए उसका विकास सबसे बाद में होता है। देखिए निकट दूर क्या है, हृदय के नज़दीक वाले अंगों का विकास पहले तथा दूर वाले अंगों का विकास बाद में होता है। जो हृदय होता है इस हृदय के पास में का विकास जो है जल्दी होता है, और जो दूर होगा उसका विकास बाद में होता है। जैसे हाथ की उंगली हो गई हमारी या पैर की उंगली हो गई, ये सबसे बाद में विकास होता है। और हृदय के पास में जो चीज़ें होती है उनका विकास पहले होता है, हृदय से जो दूर होता है उसका विकास बाद में होता है। ये देखिए यहाँ पे ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। शैशवावस्था जो बालक शैशवावस्था में होता है उसके अंदर स्वयं प्रेम देखने को मिलता है। बाल्यावस्था में ये चीज़ें नहीं पाई जाती है, बल्कि किशोरावस्था में फिर स्वयं प्रेम पाई जाती है। देखिए कोई बालक अगर छोटा सा बालक है तो उसके अंदर स्वयं प्रेम की भावना यानी आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। वो खुद से ही प्यार करता है, खुद को ही सब कुछ समझता है, दूसरों को कोई वैल्यू ही नहीं देता, खुद को ही सब कुछ समझता है। किशोरावस्था में देखिएगा, किशोरावस्था में भी स्वयं प्रेम की भावना आ जाती है। शैशवावस्था में स्वयं प्रेम की भावना होती है, बीच में बाल्यावस्था में स्वयं आत्म प्रेम की भावना
नहीं पाई जाती है, क्योंकि बाल अवस्था का बालक खेलने पे ज़्यादा जोर देता है, यानी खेल की अवस्था भी कही जाती है। खेल कूद में ज़्यादा वो लगा हुआ रहता है, उससे आत्म प्रेम से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जैसे ही फिर किशोरावस्था में पहुंचता है तो फिर उसके अंदर आत्म प्रेम देखने को मिलता है, स्वयं प्रेम की भावना पाई जाती है। देखते होंगे जो किशोरावस्था का बालक होता है वो देखिएगा आप कभी भी, देखिए किशोरावस्था के बालक आप देखिएगा कि वो बार बार आईने के सामने जाता है, अपना चेहरा बार बार देखता है, तरह तरह का क्रीम भी लगाता है सुंदर दिखने के लिए। उसके बाद बालों को भी तरह तरह से सजाता है। और लड़कियों को भी किशोर अवस्था की जो लड़कियां हैं उन लड़कियों को भी आप देखेंगे कि वो भी आईने के पास जाती है, तरह तरह के क्रीम लगाती है, बाल सजाती है। तो ये क्यों करती है? यानी खुद को अच्छा दिखने के लिए करती है, स्वयं प्रेम की भावना ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पे अट्रैक्शन भी देखने को मिलता है। लड़का जो है लड़कों का खिंचाव लड़की की तरफ होता है और लड़की का खिंचाव लड़कों की तरफ होता है। मैंने इस टॉपिक को आपको समझाने का प्रयास किया और मुझे आशा है कि आप भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।